देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमें कुछ आवश्यकता है लोन वगैरह के बाद होती है, तो हम लोग सप्लीमेंट्री बजट लाते हैं। इसमें जो आज हमने सप्लीमेंट्री बजट को बल पे रखा है वो 5440 करोड़ 43 लाख है, जिसमें जो भारित है यानी चार्ज है 2213.97 और मध्य जिसमें कह सकते हैं वो 3226.46 करोड़ का है। और इसमें हम लोगों ने जो जैसे वेतन है उसमें 160 करोड़ का प्रावधान किया है, मजदूरी में 114 करोड़ का, पेंशन में 230 करोड़ का, समाज कल्याण से संबंधित 58 करोड़ का, राज्य आंदोलनकारी पेंशन 20 करोड़, नंदा दौरा योजना 131 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 18 करोड़, अटल आयुष्मान योजना 151 करोड़। और आप जैसे सम्मानित पत्रकार साथियों के लिए, चूँकि आप जानते हैं कि पिछले मूल बजट में 50 लाख का प्रावधान किया था, इस बजट में 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया। कुल मिला के सभी के लिए हम लोगों ने कोशिश की है और पहली बार जो है वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए हमने 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। और आप ये जो हमारी प्रमुख केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसमें मनरेगा है 151 करोड़, NHM 170 करोड़, जल जीवन मिशन 130 करोड़, स्मार्ट सिटी 114 करोड़। इसी प्रकार से हमने जो आज बजट पेश किया है उसमें प्रावधान हम लोगों ने किया के अंदर उत्तराखंड की मातृशक्ति को सम्मान देने का काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि 30% आरक्षण का विधेयक आज सदन के पटल पर आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लड़ा और आज विधेयक सदन के पटल पर, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की विधानसभा ध्वनि मत से विधेयक को पारित करेगी। इसके साथ साथ देवभूमि के अंदर जबरन धर्मांतरण एक अभिशाप के रूप में माना जाता था। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि कठोर से कठोर सजा का प्रावधान जबरन धर्मांतरण के विषय को लेकर बना है, उसका विधेयक भी सदन में आया है, तो इस देवभूमि के लिए नितांत आवश्यक रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणाएं जनता के बीच में की उसको क्रिया रूप देने का माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे पंचायत राज का विषय हो, कूड़ा निस्तारण का विषय हो और जिला पंचायत की जो समिति होती है उस समिति में विकास खंड के जो ब्लॉक प्रमुख उनको सम्मिलित करने का जो विषय हो, ये मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं और उनको आज धरातल उतरने का मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव 310 को 58 में परिवर्तित करते हुए उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्षा जी, नेता प्रतिपक्ष ने बड़े विस्तार से प्रदेश की कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है और जब हम कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं तब निश्चित रूप से ऐसे दिल दहलाने वाले अपराध इस देवभूमि में घटित हो रहे हैं जिसकी शायद संभवतः हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि बेटी अगर बचेगी तो पढ़ेगी, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो वो कैसे पढ़ पाएगी। ये प्रश्न चिन्ह पूरे उत्तराखंड के सामने खड़ा है। अध्यक्षा जी, राज्य के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड एक ऐसा अपराध है जिसकी शायद संभवतः हमने कल्पना भी नहीं की थी।
यमकेश्वर विधानसभा में बंतारा रिसोर्ट स्थापित है, जिसमें 19 वर्षीय अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी और एकाएक 18 और 19 सितंबर को वो गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद 19 सितंबर को राजस्व पुलिस में जो अभियुक्त आज जेल की शिक्षों के पीछे है, उसके माध्यम से एक एफआईआर गुमशुदगी की दर्ज की जाती है। और ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने अंकिता भंडारी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और राजस्व पुलिस में मिली भगत थी। अंकिता भंडारी का जब पता नहीं चला, सुराग नहीं लगा, तब 23 सितंबर को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस में अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई। 18-19 तारीख को अंकिता भंडारी रिजॉर्ट से लापता हो जाती है और राजस्व पुलिस जो है मौन बैठी रहती है। तब 23 सितंबर को जो है लक्ष्मण झूला पुलिस थाने में जो है अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की जाती है। और जब एफआईआर दर्ज होती है और जब पुलिस तहकीकात करती है, तो उस तहकीकात के तहत जो बंतारा रिसोर्ट के मालिक थे, उनको और उनके साथ 2 अन्य लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है। और हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ करती है, तो तब 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव चीला नहर से बरामद होता है। उसके बाद अभियुक्तों पर 302, 201 और 120 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। 24 सितंबर को जब अंकिता भंडारी का शव बरामद हो जाता है, उससे एक दिन पहले 23 सितंबर को जहां पर अंकिता भंडारी निवास करती है, वहां पर बुलडोजर चला करके उसके कमरे को ध्वस्त किया जाता है। और जब कमरा ध्वस्त किया जाता है, तब 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जी के यहां से ट्वीट होता है, जिसमें कहा जाता है कि आरोपी के अवैध रूप से बनाए गए रिसोर्ट्स के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है। एक और ये बयान आता है, तो वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी पौड़ी कहता है कि किसकी आज्ञा से बुलडोजर चलाया गया, हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम इसकी जांच कराने का काम करेंगे। ये हालत, ये स्थिति है सरकार की। और आपके सामने है, एक बात सामने आ रही है कि वो कौन वीवीआईपी था जिसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। आज उत्तराखंड की जनता चीख चीख करके कह रही है, और आज भी ऋषिकेश के अंदर लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के धरना प्रदर्शन आमरण करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने इस बात को कहा था कि जो लोग अभियुक्त हैं वो बड़े पहुंच वाले हैं, वो सत्ता पक्ष के बहुत नजदीक हैं, और इसलिए इसकी जांच जो है
हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। आज माननीय अध्यक्षा जी, हम आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहते हैं कि सरकार ये बताए, सीबीआई जांच कराने से वो कदम पीछे क्यों खींचने का काम कर रही है? क्या किसी वीवीआईपी को बचाने का काम किया जा रहा है? ये हम जानना चाहते हैं। और मैं समझता हूं नेता सदन यहां पर बैठे हुए हैं और वो लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त करने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में प्रदेश के अंदर मजबूत कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करना चाहते हैं तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने का काम राज्य सरकार करे, ये हम कहना चाहते हैं।